पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। पहले मुबैना तौर पर मशहूर ज़माना गैंगस्टर, उसके बाद टिकटॉकर, फिर सियासत में एंट्री और अब जेल की सलाखों के पीछे। मैं बात कर रही हूं फरूख खोकर की, जिनको रावलपिंडी की सेशन अदालत ने माजिद सती कत्ल केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़ीशान साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये होगा, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है फरूख खोकर की, क्या तफसीलात हैं माजिद सती कत्ल केस में? क्या क्या अब तक केस की प्रोसीडिंग हुई थी? अच्छा देखें फलक, जो माजिद सती केस है ये 2022 के अंदर माजिद सती का कत्ल होता है और माजिद सती का ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। ठीक है। ये एक उनके वर्कर थे, कारकुन थे और बुनियादी तौर पर प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी, कुछ प्लाजे थे जहाँ से रेंट वगैरह लेते थे। और ये केस है पर्टिकुलरली, इसमें एक प्लॉट पर कब्जे का तनाज़ा था। अच्छा। खोखर फैमिली के मुतालिक ये मशहूर है कि पिंडी ख़ास तौर पर और इस्लामाबाद में जो कब्ज़े हैं उनके अंदर मुबैना तौर पर हमेशा इनका नाम आया है। ये हों, इनके बड़े हों, तो ये हमेशा से इस हवाले से अपनी एक ख़ास वजह शोहरत रखते हैं। माजिद सती को 2022 में कत्ल किया जाता है। 4 साल तक ये मुकदमा चलता है। उनकी फैमिली, उनके दोस्त अहबाब भरपूर तरीके से इस केस की बैकिंग करते हैं और बिल आखिर इस केस का जो फैसला है वो 14 जुलाई को, ठीक है, एडिशनल सेशन जज जो हैं अफशान इजाज सूफी, उनकी जानिब से सुनाया जाता है, जिसमें ये जो फरूख खोखर हैं और इनके 2 साथी, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और साथ में 10 लाख फी का जुर्माना सुनाया जाता है। जो दीगर 2 मुल्ज़िमान थे वो पहले ही पुलिस कस्टडी में थे, जबकि फरूख खोखर जो थे ये बेल पर थे। कल फैसला सुनाने से पहले इनको ये जब अदालत पहुंचते हैं तो क्योंकि कोर्ट का एक माइंड सेट होता है तो उस वक्त पुलिस हाई अलर्ट थी। ख़ास तौर पर कोर्ट के अंदर ये कह दिया गया था कि कोर्ट और अतराफ में एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद हो। और हमने देखा कि जब अदालत ये फैसला सुनाती है तो फौरी तौर पर पुलिस को ये अहकामात दिए जाते हैं कि फरूख खोखर को कमरा अदालत से ही तहवील में ले लिया जाए। ठीक है। और सख्त सिक्योरिटी में उनको अडयाला मुंतकिल किया जाए, जो कि बाद अज़ां वो अडयाला मुंतकिल हो जाते हैं। पुलिस की जो नफरी होती है वो कॉर्डन ऑफ करती है। कमरा अदालत से लेकर इनको प्रिजन वैन तक ले जाने के लिए पहले बख्शी खाने में मुंतकिल किया जाता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई जाती हैं क्योंकि इनकी अपनी भी बहुत सी दुश्मनियां हैं और ये बहुत से दीगर मुकदमात में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो यही वजह है। आप दीगर मुकदमात की बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी कोई इस तरह के केसेस इन पे थे जिनमें इनको कैद हो चुकी थी और उसके बाद फिर केस चलता रहा इनका? अच्छा, केस फरूख खोखर पर एक नहीं बहुत से केसेस रहे हैं, हत्ता कि इनकी अपनी अहलिया के भी मुबीना तौर पर कत्ल का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, लेकिन बाद अज़ां उस केस से ये बरी हो गए। और उस एक से नहीं, बहुत से ऐसे केसेस से ये माजी में या तो जो मुद्दई होते हैं उनसे सुलह के नतीजे में ये बरी हो जाते हैं, या कोई गवाह ही सामने नहीं आता, या फिर उस केस को जो दूसरा फरीक होता है वो वापस ले लेता है। तो इसलिए आज तक इस तरह से इनको कभी बाकायदा तौर पर सजा नहीं हुई। ये पहला केस है जिसके अंदर इनको इस तरह की उम्र कैद की सजा हुई है। इस हवाले से भी इनका जो कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था उसमें फरूख खोखर का ये कहना था कि मैंने अपने वकला को हिदायत दे दी हैं, मेरी इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं जाए वकुआ पर मौजूद भी नहीं था। ठीक है। और मेरे वकला जो नेक्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी है आला अदालत में इसकी रिट दायर करेंगे और वो पुरुमीद हैं कि जल्द वो माजी की तरह बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चले ये बात तो होगी केस की, लेकिन फरूख खोखर की वजह शोहरत क्या है? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा देखी है। टिकटॉक पर उनके 3.6 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, नौजवानों में काफ़ी मकबूल भी हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, असलहा दिखाते हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं। असल में वजह शोहरत क्या है? अच्छा देखें, फरूख खोखर बेटे हैं ताजी खोखर के। ठीक है। ताजी खोखर इनके वालिद थे और उनके नाम पर मशहूर मारूफ इनका एक डेरा है जो कि डेरा ताजी खोखर के नाम से मशहूर है। 1980 की दिहाई से खोखर बरादरान, जो कि पिंडी की खोखर फैमिली है, उन्होंने सियासत में एंट्री ली। इनके एक भाई जो नवाज खोखर, हाजी नवाज खोखर के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत का आगाज़ किया और बाद अज़ां डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली तक वो
पहुंचे 90 की दिहाई में। वो कौमी असम्बली में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थी तो वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे। अच्छा, ठीक है। इसी तरह ये जो उनके दूसरे भाई थे इम्तियाज़ खोखर, जो कि ताजी खोखर के नाम से मशहूर थे, इन्होंने इलाकाई सियासत, धड़े की सियासत, निचली सतह पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर असर व रसूख और साथ ही साथ जो बरादरीज़म है उसके अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत की कि वो इनके ज़ाती ताल्लुकात तक पहुंची। और फिर सिर्फ ये नहीं, इस्लामाबाद की जो एक मशहूर मारूफ हाउसिंग सोसाइटी है जिनके मालिकान आजकल ज़ेरे अताब हैं, उस हवाले से कहा यह जाता है कि ताजी खोखर ने लोगों से ज़मीनें लेकर औने पौने दामों मुबैना तौर पर उस सोसाइटी के मालिकान को फराहम की। तो ये इनकी बुनियादी वजह शोहरत थी। फिर आजकल के दौर में अगर हम देखें तो इनका जो डेरा ताजी खोखर है वहां पर एक मिनी जू मौजूद है। अच्छा, ठीक है। इनका एक अपना स्टाइल है, गाड़ियों का इनका एक पूरा फ्लीट है, एक मखसूस नंबर है 333, वो आपको इनकी तमाम गाड़ियों पर नजर आएगा। ठीक है। बड़ी बड़ी महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां ये इस्तेमाल करते हैं, इनको गाड़ियों का शौक है। ठीक है। फिर इनके साथ मुसल्ला गार्ड्स मौजूद होते हैं। अब कुछ अरसे से गार्ड्स होते हैं लेकिन वो मुसल्ला नहीं होते। ठीक है। फिर इनके साथ एक पूरा वो जिसको आप कहें ना कि प्रोटोकॉल का एक कल्चर है, स्क्वाड होता है पूरा, जिस तरीके से इन्होंने जाना है। कल भी जब ये पेशी के लिए गए हैं तो इनके साथ इनके वो पूरा, जिसको आप गैंग का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही थी, ये अपना उसको सिक्योरिटी हसार बताते हैं। तो वो पूरा एक इनका एक ऐसा फॉर्मेट है जिसने इनको सोशल मीडिया पर इनकी एक खास जो व्यूअरशिप है उसके लिए मजीद हाईलाइट किया है पिछले 2 से 3 सालों में। इससे पहले से जब तक इनके वालिद की वफात नहीं हुई थी उस वक्त तक ये उतने एक्टिव नहीं थे, और जब इनके वालिद की वफात भी हुई उस वक्त भी इनका नाम 4th शेड्यूल में मौजूद था और ये ज़ेरे हिरासत थे अपने वालिद की वफात के वक्त। ज़ीशान साहब, जिस तरह से आपने इम्तियाज़ खोखर उर्फ ताजी खोखर का जिक्र किया कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, फ़ारूक खोखर की कोई एफिलिएशन किसी और पॉलिटिकल पार्टी से थी या वो किसी और सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हों? क्योंकि हमने देखा है अक्सर जो मशहूर ज़माना मुबैना तौर पर जो गैंगस्टर्स होते हैं उनका ताल्लुक सियासत से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा होता है। अच्छा देखें, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इम्तियाज़ खोखर और नवाज़ खोखर ये दोनों भाई 80 की दिहाई से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। नवाज़ खोखर साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे, उसके बाद उनके बेटे जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं वो सेनेटर भी रहे, कौमी असम्बली में भी रहे, अहम जो वजारतें थी उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया। इस वक्त भी कुछ अर्सा कबल उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा और एक आज़ाद प्लेटफॉर्म से वो दीगर अहम सीनियर सियासी रहनुमाओं के हमरा अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो फ़ारूक खोखर हैं जो कि उनके कज़न हैं लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती। ठीक है। जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं वो इनको फ़ारूक खोखर को इनके इन्हीं कामों की वजह से पसंद नहीं करते कि आपकी वजह से हमारी फैमिली की और हमारी बदनामी होती है। अब जो फ़ारूक खोखर है, अब हम अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो वालिद साहब की वजह से बचपन से लेकर अपनी जवानी तक इन्होंने तकरीबन अपनी सारी उम्र पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी। आखिरी वक्त तक डेरा ताजी खोखर पर पीपल्स पार्टी का झंडा हुआ करता था। पिंडी के लोग बखूबी जानते हैं, कुराल का इलाका है जहां पर इनका पर्टिकुलरली ये डेरा ताजी खोखर है। अच्छा, उसके बाद अब से तकरीबन 1-1.25 साल पहले इन्होंने JUI को बाकायदा तौर पे ज्वाइन किया। ठीक है। और इनकी जो ज्वाइनिंग थी वो एक बड़ी भरपूर तकरीब हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह हैं वो खुद गए, और उसके बाद से इस्लामाबाद हो या KP के हो जो बड़े बड़े जलसे होते हैं ये वहाँ पर बतौर JUI के जो कि एक मजहबी जमात है उसके रहनुमा के तौर पर उन जलसों में शरीक भी होते हैं। मौलाना ऑन एंड ऑफ इनके यहाँ इनकी ज़ियाफत पर भी शरीक होते हैं। ये उनकी मेज़बानी जब भी करते हैं उनके साथ अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, उनको टिकटॉक पर भी पोस्ट करते हैं। तो लोगों का ये ख्याल है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद अपने आप को जिंदा रखने के लिए और पॉलिटिकल शेल्टर लेने के लिए, वो एक सियासी जो पनाह है, चूंकि मौलाना के पास एक बड़ी भरपूर मजहबी कुव्वत है तो वो एक पॉलिटिकल शेल्टर लेने के लिए इन्होंने JUI ज्वाइन की है। और गुज़िश्ता 1.5 साल से ये JUI के रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, अदर देन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक टिकटॉकर और एक जो सियासी वर्कर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई फ़ारूक खोखर के केस के हवाले से, लेकिन एक और भी अफसोसनाक खबर नज़र आई है हमें, समा पे भी हमने रिपोर्ट की है। ज़ीशान साहब, हमने कुछ दिन पहले ही डंकी के हवाले से एक पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने बताया था कि किस तरह से नौजवानों को वर्गलाया जाता है और डंकी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो सुहाने ख्वाब जो उन्होंने देखे होते हैं वो बैरून मुल्क जाके पूरे कर सकें। अब खबर ये आई है कि डंकी लगाने वाले 12 नौजवानों की ज़िंदगी इस टाइम दाव पे लगी है।
12 नौजवानों में से 7 का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। क्या तफसीलात है? क्योंकि हम पहले देखते थे कि आउटस्कर्ट्स में होता था, गाँव देहातों में होता था, सबसे ज़्यादा इनका राज के गुजरात में है, मियाँ चन्नू में। लाहौर जैसे इलाके में डंकी लगाने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ रही है। अच्छा देखें, ये जो पर्टिकुलरली केस है, ये कल ही समा ने इसको ब्रेक किया और हमने अपने नाजरीन को बताया कि 7 नौजवान जिसमें 3 कज़न भी शामिल हैं, एक ही फैमिली से उनका ताल्लुक है और इन 7 के 7 अफराद का एक ही गांव से ताल्लुक है। ये लाहौर का सरहदी देहात है, बाटापुर के करीब भसीन गांव है, जहाँ के ये तमाम लड़के रिहायशी हैं और इनका ये जो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब इनकी आंखों में थे, जिस तरह से ये जो इंसानी स्मगलर्स थे उन्होंने इनको ये ख्वाब दिखाए। 20 दिन पहले इनका लाहौर से ये सफ़र शुरू हुआ। लाहौर से इनको कराची ले जाया गया और वहाँ से फिर इनको ईरान पहुँचाया गया। इनकी फैमिलीज़ का कहना है कि 10-10 लाख रुपए हर फर्द से आमिर नामी वो एजेंट है जिसने इब्तदा में इनसे वसूल किए। ठीक है। जब ये वहाँ पहुंचे तो ईरान पहुंचकर फैमिली से बात करवाई गई और वहाँ से फिर तस्वीर का दूसरा रुख शुरू होता है, जो हमने अपने पिछले वीलॉग में अपने व्यूअर्स को अपने पॉडकास्ट में बताया था कि लोगों को जंजीरों से बांधा जाता है, बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसमें इनकी जो वीडियो सामने आई है, इनके गले में चेन डली हुई है। इन तमाम लड़कों को बिठाया हुआ है, उन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो बनाकर इन पर तशद्दुद हो रहा है और तशद्दुद में ये रोते हुए चीखते हुए अपनी फैमिलीज को कहते हैं कि 15-15 लाख रुपया इनको और दे दें। अब एक बच्चे की वालदा से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो पहला 10 लाख दिया है वो मैंने अपनी बहू का जो जेवर है कुछ वो फरोख्त करके पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे मुझे अपनी बेटी का जो जहेज बनाना था उसके लिए जो मैंने कमेटी डाली थी वो पैसे दे के तो मैंने 10 लाख दिया है कि बेटा बाहर जाएगा तो वहां से कुछ कमा कर भेज देगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ईरान से 5 दिन पहले आखिरी वीडियो इनको भेजी गई जिसमें इन पर तशद्दुद हो रहा था, इनको चेन अप किया हुआ था, इनके गलों में जंजीरें डाली हुई थी और भूख और प्यास उनके चेहरों से अयां थी। ठीक है। और 15 लाख का अगली डिमांड कर दी गई। इस वक्त की जो सूरत हाल है, फैमिली के बकौल उनको ईरान से टर्की मूव कर दिया गया। अच्छा। अब इनके जो वालिदैन हैं वो ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे बच्चों को वापस बुलाया जाए। ये सिर्फ 7 या 13 बच्चों की बात नहीं है, ये तो वो है जो केस रिपोर्ट हुआ है। ऐसे बहुत से लोग अभी भी ऑन द वे होंगे। और मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि लोग बाज नहीं आ रहे, लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये लोग, ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से ये इनको ले जाया जाता है और जिस तरीके से इनके साथ ये गैर इंसानी सलूक होता है। उसके बावजूद मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग क्यों फिर इन्हीं स्मगलर्स के हाथों फंसते भी हैं, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी देते हैं और फिर उसके बाद ये अंजाम होता है कि कोई कहाँ पहुंच रहा है। बहुत कम होते हैं, 5 या 10% होते हैं जो हतमी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और अब उनकी जो कामयाबी का जो तनासुब है, ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पर अगर बाहर जाएंगे तो कामयाबी तो आपको नहीं मिलेगी। और समा ने हमेशा आवाज़ उठाई है मजलूमों के लिए और आज भी हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्या ज़ीशान साहब किसी हुकूमती ज़राए से उनका कोई राब्ता हो सका है, कोई रिपोर्ट दायर की हो या कोई FIR हुई हो या वो ट्रैवल एजेंट पकड़े गए हों ताकि जो नौजवान फंसे हुए हैं एटलीस्ट वो वापस पाकिस्तान ही आ जाएं? अच्छा देखें, इस पर 3 मुकदमात मैं बताऊं कि FIA ने फौरी तौर पर 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। ठीक है। और मजमूई तौर पर अगर मैं बताऊं तो गुजरांवाला डिवीजन जो कि इस हवाले से सबसे हॉटस्पॉट कंसिडर होता है, उसमें 712 अफराद पिछले 3 साल में गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है। 25 गैंग ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके कुछ कारिंदे इधर होते हैं, बाकी बाहर होते हैं, खास तौर पर यूरोप में। वो यहाँ से लोगों को अगवा करते हैं, पेमेंट वहां पर उनसे वसूल की जाती है। इन गैंग्स के खिलाफ भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। 172 स्मगलर्स हैं जो कि FIA ने इस पूरे टेन्योर में गिरफ्तार किए हैं और इनकी जो खास तर फोकस है वो गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, पसरूर और गुजरांवाला के इलाकों में जो सादा लौ लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनको अपनी बातों में लाकर उनसे उनके बच्चों को बाहर भिजवाने के नाम पर लाखों रुपया वसूल करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 साल में अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो मुल्क भर से 3000 से जायद एजेंट माफिया के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 3000 कोई छोटा फिगर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि लोगों का रुझान कम नहीं हो रहा। जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको आज भी वही चाम नजर आता है जो उनके
हमसाया कोई बाहर है, हाँ। तो वो वहां से एक अच्छी सी टिकटॉक पे वीडियो बना के भेज देता है। हमेशा यही सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना कि बस अब 15 दिन के अंदर अंदर आपने बाहर जाना है, और बाहर जाने के बाद आपको मेरे ख्याल से दरख्तों पे से पैसे तोड़ने पड़ेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यही ख्वाब लेकर नौजवान जाते हैं। उनके माँ बाप उम्मीद कर रहे होते हैं उनसे कि ये जाएंगे बाहर और फिर हमारे घर के दिन भी बदलेंगे, हमारे यहाँ भी अमीरी आएगी, और इसकी वजह से फिर वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ज़ीशान साहब, ये बात तो हो गई डंकी लगाने वाली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि कौन सा रूट इख्तियार करते हैं, और जो रूट इख्तियार कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या हमारे बॉर्डर पे क्या वो एजेंसीज़ हैं या जो हमारे कानूनी इदारे हैं वो वहाँ पर किस तरह से पेशरफ्त कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं? अच्छा देखें, इसमें जो सबसे कॉमन रूट था ना, जो अब से गुज़िश्ता एक दहाई से चल रहा था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, वो एक कॉमन रूट था कि पाकिस्तान से ईरान ले जाया जाता था। ठीक है। ईरान से इन रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वालों को बाई रोड इराक ट्रैवल करवाया जाता था, क्योंकि ईरान और इराक का बॉर्डर मिलता है। वहाँ से आगे फिर उर्दन, और उर्दन से बाई शिप फिर लीबिया लेके जाया जाता था। लीबिया कश्ती हादसा बड़ा मशहूर था, और जितने भी लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो ज्यादा हादसा हुए वो लीबिया और इसकी सराउंडिंग में हुए। अच्छा, ये रूट जब हुकूमती इदारों को पता चला और हुकूमत ने इस पर संजीदगी दिखाई, तो इस रूट पर ट्रेवल करने वालों की सख्ती की गई, उनकी प्रोफाइलिंग की गई। ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो माफिया है, ये जो स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इनको ये पता चला कि ये रूट अब नजर में आ गया। हाँ। तो इन्होंने रूट चेंज किया। अच्छा। और तरीकाकार बदला, काम नहीं छोड़ा। ठीक है। क्योंकि उनको वो कहते हैं ना कि जब तक लालची लोग मौजूद रहेंगे ना, उस वक्त तक धोखा देने वाले और जो ठग होते हैं ना, उनको कोई कमी नहीं आने वाली, जब तक इंसान के अंदर लालच मौजूद रहेगा। तो जब तक हमारे यहाँ लोग बगैर मेहनत किए पैसे कमाने का ख्वाब देखेंगे और बाहर जाके, जिस तरह आपने कहा, दरख्तों से शायद पैसे उतरते हैं, ये काम करेंगे, तो जब तक लोग इस तरह सोचेंगे तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा, अब आपने जिस तरह रूट पूछा, इस वक्त 2 रूट सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट हैं, जिस पर अब हुकूमत ने भी नजर रखनी शुरू कर दी है। सबसे जो इजी रूट अडॉप्ट अब से कुछ अर्सा पहले तक कर रहे थे, फिर मैं आपको लेटेस्ट रूट भी बताऊंगा। कुछ अर्सा पहले तक जब वो रूट बंद हुआ, ईरान, इराक से उर्दन और उर्दन से लीबिया, जब उस पर सख्ती हुई तो लोगों ने आसान रास्ता निकाल लिया, जी हम तो उम्रा करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मजहबी टूरिज्म के नाम पर यहाँ से सऊदी अरब का वीजा लिया जाता था, क्योंकि उम्रे के नाम पर हुकूमत भी नरमी करती है, उस तरह से शक भी नहीं किया जाता। ठीक है। यहाँ से सऊदी अरब या फिर टूरिस्ट वीजे के नाम पर लोग यूएई जाते थे, दुबई, शारजा, अबू धाबी, इन जगहों पे। तो सऊदी अरब और यूएई, ये वो 2 ममालिक थे जिनको इन इंसानी स्मगलर्स ने अपना नया रूट बनाया। इन दोनों जगहों पे जाने के बाद आगे फिर दुबई से या सऊदी अरब से इनको मिस्र ले जाया जाता था। मिस्र से फिर लीबिया, और लीबिया से आगे यूरोप, इटली। ठीक है। हाँ। इन दोनों रूट्स पर जब थोड़े से जो हुकाम है, FIA और दीगर इदारे मुतहरिक हुए, तो एक नया रूट जो इन दिनों सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है जो बताया जा रहा है आज़रबाईजान का। ठीक है। यहाँ से लोगों को टूरिस्ट वीजे पे आज़रबाईजान, क्योंकि हुकूमत ने, आपने कुछ अरसे में देखा होगा, ऑफलोडिंग की शरह बहुत बढ़ा दी। बिल्कुल। जो लोग उम्रा करने जा रहे थे, एक तो वहां जाके भीख मांगने की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी, और दूसरे नंबर के ऊपर न सिर्फ भीख मांगने की शिकायत थी, फिर जो यूएई था वहां पर भी लोग जा रखे धोखाधड़ी में मुलविस। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यूएई और सऊदी अरब के हवाले से सख्ती कर दी कि जिसने जाना है, जिसका कोई रिकॉर्ड है कि ये वाकई ही जेन्युइन टूरिस्ट है, उसको इजाजत मिल रही थी। अब इस रूट पे जब सख्ती हुई तो इन्होंने नया रास्ता निकाल लिया। अब आज़रबाईजान, बाकू आपने सुना होगा, हर दूसरा फर्द टूरिज्म के लिए जा रहा है। सबकी पिक्चर्स आ रही होती हैं, हम तो बाकू जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे ये असलियत होती है। जेन्युइन लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। हाँ। लोगों को जाना चाहिए, टूरिज्म का हक है, हमारा खित्ता इस हवाले से बहुत रिच है। लेकिन ऐसे लोग जो इस टूरिज्म की आड़ में बाकू को या आज़रबाईजान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी इदारे इस वक्त अलर्ट हो चुके हैं। अच्छा, वो इसमें करते क्या है कि यहाँ से आज़रबाईजान ले जाते हैं, बाकू से फिर आगे उनको मिस्र ले जाते हैं, और मिस्र से फिर उनको लीबिया, और लीबिया से आगे बाई शिप इटली या आपका कोई भी यूएई का, सॉरी, यूरोप का जो मुल्क है, वहां पर ले जाया जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर पिछले 1 साल में जो
गुजरांवाला रीजन है, वहाँ से जो प्रोफाइलिंग की गई है, लोगों को ऑफलोड किया जाता है जिनके ऊपर कोई 1% भी शक हो कि इनका जो मकसद है वो बाहर जाकर स्लिप होना है और वापस आना नहीं है। इसकी वजह से FIA हुकाम का दावा है कि तकरीबन 60 से 70% कमी आई है उन लोगों की जो बाहर जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 30 to 40% लोग आज भी इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर गैर कानूनी तरीके से इन इंसानी स्मगलर्स के हाथों बैरून मुल्क जा रहे हैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखते हुए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने बहुत सख्ती की है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, क्योंकि अमेरिका का जो मैक्सिको का बॉर्डर है वो पूरे का पूरा मैक्सिको के साथ जो लगता है, वहां पर लोग शिप्स के जरिए, छोटी कश्तियों के जरिए मैक्सिको पहुंचते हैं, वहां से जो आपका टेक्सास स्टेट है उसके बॉर्डर से फिर अमेरिका में आते हैं। तो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत सख्ती है। यही वजह है कि इन लोगों को जब ये पहुंचते हैं पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद इनको जेलों में कई कई महीने और साल गुजारने पड़ते हैं। यूरोप की जेलों भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद है। फिर कहा जाता है कौंसलर रसाई दी जाए, फिर वहां से किसी ना किसी तरीके से इनको हुकूमत रिकवर करवाकर यहाँ पर जेलों में लाती है। तो मजमूई तौर पर ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, इसकी जितनी भी कोशिश की जाए इसके ऊपर हुकूमत को भी सख्ती करनी चाहिए और वालिदैन को भी देखना चाहिए कि लीगल वे अडॉप्ट किया जाए। अगर आपने बाहर जाना है काम करने के लिए तो उसके लिए आपके पास स्किल वीज़ा है, आपके पास वर्क परमिट होता है, आपकी लीगल इमिग्रेशन के प्रोसेस है, कानूनी तरीका जो भी है वो अडॉप्ट किया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल जी, हुकूमत जो है वो तो अपना काम करिए, लेकिन यहाँ पर शहरी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपके पास आपके इर्द गिर्द कोई भी आपको ऐसा ट्रैवल एजेंट मिलता है जो आपको वर्गलाने की, फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, आप लाजमी पुलिस को रिपोर्ट करें, FIA को रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे किसी भी नौजवान की जान बच सकती है। जो भी गैर कानूनी तरीका होता है जाने का, यूरोप जाने का, USA जाने का, मेरे ख्याल से वो अडॉप्ट ना करें तो बेहतर है। कानूनी तरीके से आप जाएं, पैसे कमाएं, जितने कमाने आपने पैसे कमाए, आपको दरख्तों से वहाँ पे भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत वहाँ पे भी करनी है। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।